आज हम आ गए अपने डे 6 विक्टोरियन एज पे। न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, एलिजाबेथन, शेक्सपियर सबको कवर अप करते हुए आज हम आए हैं अपनी विक्टोरियन एज पे और मास्टर सीरीज़ का ये है डे 6। तो हम अपनी प्रॉपर स्पीड पकड़ चुके हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए समझते हैं विक्टोरियन एज क्या है। बाकी बातें हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, इंसाइट्स देते रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं और आप तैयार हैं मेन पॉइंट्स नोट करने के लिए, क्योंकि आप जब तक नोट्स खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। और आपका मकसद होना चाहिए कि आपको तैयारी करनी है, कथा नहीं सुननी है। तो डिस्क्लेमर मैंने बहुत जल्दी दे दिया है और अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज अगर हम कहें तो सबसे पहले समझते हैं ये आई कैसे, क्योंकि ये मैं बच्चों को समझाते दुखी हैं कि हम कैसे बताएं कि ये वाला जो टाइम पीरियड, जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल कह रही हूँ, जो ये टेबल है टाइम लाइन की है ना, जो हमने आपको फाउंडेशन सीरीज़ में बहुत अच्छे से कराई है, इन केस यू मिस्ड इट। बट आज हम आपको बता रहे हैं कि हमने ओल्ड इंग्लिश कर लिया, मिडिल इंग्लिश कर लिया, एलिजाबेथन कर लिया, न्यू क्लासिकल कर लिया, रोमांटिक कर लिया, अब हम विक्टोरियन एज पे आए हैं। विक्टोरियन एज के बाद और क्या क्या है, और मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है, इंडियन इंग्लिश है। बस ये चीज़ें और ये हम अच्छे से कवर अप कर लेंगे। तो आज जो हम विक्टोरियन एज कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि सोसाइटी टूट चुकी थी, है ना, और डार्विन वाला और इंडस्ट्रियल स्क्वायलर जो चल रहा था उस वाले एज की। तो ज़्यादा डिटेल में जो बात करनी है वो हमको आज करनी है, तो और करते हैं। क्या बात है इसकी आइडेंटिटी, कोर आइडेंटिटी इसकी क्या है? देखो, हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है ना। तुम्हारी भी आइडेंटिटी है, तुम भी एक आइडेंटिटी रख रहे हो खुद में कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसी हूँ। तो विक्टोरियन एज कैसी है ये जानते हैं। विक्टोरियन एज ऐसी है कि द विक्टोरियन एज इज़ नॉट मेरली अ लिटरेरी पीरियड, इट इज़ अ सिविलाइजेशनल टेंशन। जो बहुत सारा सिविलाइजेशन चल रहा था ना, उस टाइप की बात है ना। रोमांटिक एज में हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उसके बाद वाली बात है। तो यहाँ पे क्या है, लोग की जो थीम चल रही थी, जिसमें लिटरेचर एक तरह का मिरर का रोल कर रहा था, वो थीम क्या चल रही थी? साइंस वर्सेस फेथ, प्रोग्रेस वर्सेस पॉवर्टी, एम्पायर वर्सेस कॉन्साइंस, ये सारी थीम्स चल रही थी आपकी। ठीक, अब वो तो हमने बस बता दिया वो कैसी है। जैसे आपको किसी का जो भी मैं कहूँ, आपके जानने वाले होते हैं, उनका ऊपर से तो सबको सब कुछ अच्छा लगता है। जब हम उसके डीप डाइव पढ़ते हैं, करते हैं, समझते हैं, इंसान को जानने समझने लगते हैं, तो हमें उसकी और चीज़ें पता लगती हैं जो पहले नहीं पता लगती हैं, बाद में पता लगती हैं। उन्हीं बातों को हम जानते हैं कि विक्टोरियन एज का कंटेक्स्ट क्या था। ये लिटरेचर में इतना मायने क्यों रख रही है? ये इसलिए मायने रख रही है कि जो विक्टोरियन पीरियड था 1830 से 1901 तक का, इसको हम कहते हैं क्वीन विक्टोरिया का शासन वाला पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड में कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ। विक्टोरियन पीरियड में कौन है? क्वीन विक्टोरिया। इट वॉज द टाइम ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, द राइज ऑफ मिडिल क्लास, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड द ट्रॉमा ऑफ डार्विन्स एवोल्यूशनरी थ्योरी। जो डार्विन्स की एवोल्यूशनरी थ्योरी थी, जिसमें वो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बात कर रहे थे कि हम कैसे हमारा कैसे इवोल्यूशन हो रहा है ना, वो वाली कि हम रिप्रोडक्शन की बात हो रही थी, हमारे एंसेस्टर्स की बात हो रही थी। इवोल्यूशन थ्योरी तो जान रहे होंगे ना, वही। तो ये सारी चीज़ों के चलते क्या हुआ, ये बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही थी। तो इन चीज़ों ने क्या किया कि राइटर्स को बदल दिया, राइटर्स के लिखने के तरीके को बदल दिया। वो कैसे लिखने लगे, अभी हम वही तो पढ़ने आए हैं, आज वही पढ़ेंगे, है ना। तो अभी आप, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप जो नोट्स बना रहे होंगे उसमें आपने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यूनिट डाली हो, एक हेडिंग डाली होगी, उसमें आप लिख रहे होंगे विक्टोरियन पीरियड के आगे क्वीन विक्टोरिया, ऐसा बुलेट पॉइंट्स बना रहे होंगे कि इसमें क्या क्या खासियत हो रही थी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मिडिल क्लास बढ़ रही थी, है ना, राइज ऑफ मिडिल क्लास, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और ट्रॉमा ऑफ डार्विन्स एवोल्यूशनरी थ्योरी। इतनी बातें लिख ली, चलो आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल और सोशल फोर्सेस क्या हुई कि फैक्ट्री सिस्टम आ गया, है ना, जिसने अर्बन पॉवर्टी बढ़ा दी।
भाई पहले जो इंसान हाथ से लिख लिख के फ़ोटोकॉपी कर रहा है उसको मशीन दे दो, वो 2 मिनट में फ़ोटोकॉपी कर, 2 मिनट से भी कम में फ़ोटोकॉपी कर दे रहा है। तो मैन लेबर रिड्यूस हो रही है ना। तो फैक्ट्री सिस्टम आ गया, रिफॉर्म्स एक्ट आ गया 1832 का, है ना। राइज ऑफ रेलवेज, प्रिंट मीडिया, एम्पायर, मॉरल और पॉलिटिकल डिबेट चलती रहती थी। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल और सोशल फोर्सेस थे जिसकी वजह से चेंजेस आए। इंटेलेक्चुअल फोर्सेस क्या है? इंटेलेक्चुअल फोर्सेस ये हैं कि डार्विन है, किरिल है, मिल है और न्यूमैन है। न्यूमैन का ऑक्सफोर्ड मूवमेंट अभी हम पढ़ेंगे। मिल का, अब देखो हर चीज़ बिल्कुल यहीं पे नहीं पढ़ लेंगे ना, तो हम इतनी स्लाइड्स क्यों बना के लाए हैं, समझ रहे हो। तो हम पढ़ेंगे, ये बस समझ लो कि इंटेलेक्चुअल फोर्सेस क्या क्या हैं। जैसे डार्विन का हमने इवोल्यूशनरी थ्योरी देख रहे हैं हम, बस वैसे ही हम चीज़ें बात करते चलेंगे। अभी पहले हम ये देखते हैं कि विक्टोरियन नॉवल जो है वो इतना डोमिनेटेड, उसका इतना बोलबाला क्यों हुआ। उसका इतना बोलबाला इसलिए हुआ, एक मिनट, उसका इतना बोलबाला इसलिए हुआ कि द नॉवल बिकेम द डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म बिकॉज इट कुड होल्ड सोशल ब्रेथ। सोशल ब्रेथ क्या है? मैनी करेक्टर्स, मैनी क्लासेस, प्लॉट्स। नॉवल क्या होता है? प्रोज से बड़ा होता है ना, तो उसमें क्या था, सोशल ब्रेथ आ पा रही थी। ब्रेथ क्या है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जा रहे थे, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे प्लॉट्स उसमें इंक्लूड हो जा रहे थे, इसलिए विक्टोरियन नॉवल ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था उसमें। उसके साथ साथ सोशल ब्रेथ के साथ साथ मॉरल सीरियसनेस भी आ जा रही थी। भाई प्लॉट ज़्यादा होंगे तो इंसान कहानी भी अलग तरीके से बता देगा, है ना। इट वॉज ऑल्सो serialized इन मैगजीन, मीनिंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी इसकी चीज़ें आ रही थी, है ना, जिससे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो भी पढ़ रहे थे। दिस सीरियल फॉर्मेट शेप्ड नैरेटिव टेक्निक्स जैसे क्लिफ हैंगर्स, सब प्लॉट्स और मेलोड्रामा। ये 3 टेक्निक्स भी इससे निकल कर आई, इसलिए इसका बोलबाला था। अब इसमें जो की इंसाइट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि द विक्टोरियन नॉवल परफॉर्म्स अ डबल फिक्शन फंक्शन। डबल फंक्शन क्या है? इट एंटरटेन्स एंड इट डायग्नोसिस सोसाइटी। विक्टोरियन नॉवल का बोलबाला मेन रीज़न ये था कि ये डबल फंक्शन परफॉर्म करता था, कि ये एंटरटेन भी करता था और उसके साथ साथ जो सोसाइटी थी उसको डायग्नोज भी करता था, है ना। चार्ल्स डिकेंस डज नॉट जस्ट टेल अ स्टोरी, ही इंडेक्ट्स द इंडस्ट्रियलिज्म। वहीं जॉर्ज इलियट डज नॉट जस्ट नरेट, शी एनालाइजेस कॉन्शियसनेस। उन्होंने कॉन्शियसनेस को भी एनालाइज किया है। तो बात क्या है कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी PYQs में डायरेक्ट। तो ये कीवर्ड्स नोट करते चलना कि चार्ल्स डिकेंस जो थे वो केवल स्टोरी नहीं बता रहे थे, वो इंडस्ट्रियलिज्म की भी बात कर रहे थे। तो जो इंसान जो कुछ कुछ लेकर आता वो कुछ ना कुछ हाईलाइट कर रहा था। तो इसमें भी 3 फेज़ हैं, जैसे हमने रोमांटिक में 3 फेज 2 जनरेशन देखी, न्यू क्लासिकल में हमने 3 फेज़ देखे, वैसे ही विक्टोरियन में 3 फेज़ है। पहला अर्ली विक्टोरियन, मिड विक्टोरियन और लेट विक्टोरियन। अर्ली विक्टोरियन कब से कब तक है? 1830 से 1850 तक है। इसमें डोमिनेंट मूड क्या है? सोशल रिफॉर्म जी, कि सोशल रिफॉर्म्स लाने हैं। इसमें कौन कौन था? डिकेंस, टेनिसन, कार्ले, है ना। मिड विक्टोरियन में कौन कौन था? 1850 से 1870 तक, जिसमें कॉन्फिडेंस और डाउट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, डोमिनेंसी में था, जिसमें हमारे पास जॉर्ज इलियट, ट्रोलेप और आर्नोल्ड। लेट विक्टोरियन में 1870 से 1901 तक हमारे पास पेसिमिज्म और एस्थेटिसिज्म भी आ गया था, जो अब जेंजी एस्थेटिक बन रहे हैं। आओ देखो, विक्टोरियन पीरियड में भी एस्थेटिज्म था, ठीक है। इसमें कौन कौन है? हार्डी, विल्डे और पेटर स्विनबर्न, इतने लोग हैं। मेजर लिटरेरी करेक्टरिस्टिक। अब देखो हर एक एज की, हर एक टाइम पीरियड की अपनी कुछ खासियत हैं। वो खासियत क्या है? ये खासियत इनकी ये है कि पहला ये जिस चीज़ से रिलेट कर रहे थे वो थी सोशल रियलिज्म। सोशल रियलिज्म क्या है? सोशल रियलिज्म इज़ द डिटेल्ड पोर्ट्रेल ऑफ एक्चुअल सोशल कंडीशंस, लाइक जो स्लम्स होते थे, स्कूल्स होते थे, वर्क हाउसेस, लॉ कोर्ट्स, उनका डिटेल्ड पोर्ट्रेल किया जा रहा था। राइटर्स क्या कर रहे थे? इन सोशल प्रॉब्लम को डॉक्यूमेंट कर रहे थे और एज अ फिक्शनल मटेरियल पब्लिश कर रहे थे, जिससे लोग पढ़ें और लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा एहसास हुआ कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो वैसा हो रहा है, ये तो अन्याय हो रहा है। तो डिकेंस का जो ओलिवर ट्विस्ट है 1837 का, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स था किसके लिए? जो पुअर लॉ 1834 का बना था उसके लिए। अब जिन बच्चों को पुअर लॉ का बारे में मालूम है जरा कमेंट डाउन कर दो।
और जिनको नहीं मालूम है उनका भला कर दो जरा। मैं देखो तैयारी किस किस की कैसी चल रही है। ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है बताओ। दूसरी बात है हमारी द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड क्वेश्चन। ये जो इंग्लैंड की उस टाइम कंडीशन हो रही थी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में चीज मतलब ये चीज़ चल रही थी। इसको कॉइंड बाय कार्लेट। राइटर्स लाइक एलिजाबेथन गेस्किल जिन्होंने लिखा है नॉर्थ एंड साउथ, मैरी वर्टन और चार्ल्स किंग्सले जिन्होंने इंडस्ट्रियल नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में लिखा है, वर्कर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा है, क्लास वॉरफेयर के बारे में लिखा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है उस टाइम की इंग्लैंड की कंडीशन को क्वेश्चन कर रही थी, है ना। तो विक्टोरियन पीरियड में हम क्या क्या देख रहे हैं। अच्छा चलो सबसे पहले मेटाफिजिकल पोएटिक वाला जो हमने फेज देखा है उसमें हमने क्या खासियत देखी थी। मेटाफिजिकल वे, कॉन्सेप्ट, विट, एलिगरी, याद आ रहा है, ड्रामेटिक डायरेक्टनेस, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। अभी तो मेटाफिजिकल को पढ़ाए इतने दिन भी नहीं हुए हैं जितनी जल्दी आप भूल जाते हो। ये देखो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ड्रामेटिक डायरेक्टनेस, कोलिक्वियल डिक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है ना। याद करो मेटाफिजिकल पोएट्स, अभी तक नहीं देखा है तो मेटाफिजिकल पोएट्स भी देख लेना क्योंकि ये हम सीक्वेंस में चल रहे हैं और सारे लेक्चर्स बहुत अच्छी स्पीड में कवर अप किए जा रहे हैं और कायदे से किए जा रहे हैं, तो देर मत लगाना, ठीक है। दूसरी बात, न्यू क्लासिकल तो हमने कर लिया, रोमांटिक भी हमने कर लिया, तो अभी तक नहीं किया कर लेना। न्यू क्लासिकल 1 घंटे में आपको पूरा न्यू क्लासिकल समझने को मिल रहा है और आपको क्या करना है बेटा, वो भी डेप्थ में मिल रहा है, समझ रहे हो। हम 5-5 6-6 क्लास नहीं ले रहे हैं एक ही चीज़ पे, हम एक ही क्लास में आपको उतना मटेरियल दे रहे हैं कि आप उस चीज़ को समझ पाओ, उसकी वैल्यू कर पाओ। वो बात अलग है कि आप उसको याद करने में समझने में कितना टाइम लगा रहे हैं, हम तो आपको पढ़ा दे रहे हैं, है ना। आपको खुद से भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, किस लिए, याद करने के लिए, जहाँ हम रहे हैं रिवाइज आपको करना है। बाकी ऐसे बीच बीच में जहाँ जहाँ पे रिलेट होता जाएगा वहाँ पे हम रिलेट आपको कराते जाएंगे कि मेटाफिजिकल में हमने क्या क्या देखा। अभी हमने क्वालिटीज़ देखी, वैसे ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि सोशल रियलिज्म है, कंडीशन ऑफ इंग्लैंड जो क्वेश्चन में आ रही थी वो है, मॉरल डायरेक्टिज्म है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि विक्टोरियन नॉवेल्स जो हैं वो ज़्यादातर मॉरल लेसन कैरी कर रहे थे, मतलब हमेशा ही कर रहे थे, उसमें कोई ना कोई मॉरल लेसन था, तभी तो ये डोमिनेट करता था। कैरेक्टर्स जो थे उनको या तो रिवॉर्ड किया जा रहा था या पनिश किया जा रहा था अकॉर्डिंग टू एथिकल कोड्स। हाउएवर दिस वाज नॉट सिंपल, राइटर्स लाइक हार्डी शोड द यूनिवर्स इनडिफरेंट टू मॉरल ऑर्डर। ठीक, इनके राइटर्स भी हम पढ़ेंगे, तसल्ली रखना, अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो पहले। साइकोलॉजिकल रियलिज्म क्या था जो बाद वाले फेज में आया, वो ये आया कि जो जॉर्ज एलियट है वो लाइन फिलोसफिकल डेप्थ काय में इनटू कैरेक्टर साइकोलॉजी, जो इंसान कैसा सोच रहा है उसकी साइकोलॉजी में फिलोसफिकल डेप्थ लेके आई है। हर कैरेक्टर्स आर ड्रिवन बाय इंटरनल मॉरल स्ट्रगल लाइक डोरोथिया इन मिडल मार्च, मैगी इन द मिल ऑफ द फ्लॉस। इनके जो करेक्टर्स होते थे वो फिलोसफिकल डेप्थ रखते थे, समझ रहे हो। तो फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी एक चीज़ है जो इसमें आती है। वुमेन क्वेश्चन क्या है, विक्टोरियन लिटरेचर इज प्री ऑक्यूपाइड विद जेंडर, द फॉलन वुमेन and trope debates about women education, the new women of the 1819। ये ऐसी चीज़ें हैं जो फिक्शन और पोइट्री में आ रही थी और वुमेन के बारे में बार बार क्वेश्चनिंग हो रही थी कि इनको भी राइट होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का, वो वाली सारी चीज़ें आ रही थी। विक्टोरियन पोइट्री क्यों अलग मानी जा रही थी, डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइसिस। देखो अभी हमने क्या देखा, विक्टोरियन नॉवल, अब हम क्या देख रहे हैं, विक्टोरियन पोइट्री। विक्टोरियन पोइट्री क्या है, विक्टोरियन पोइट्स फेस द क्राइसिस ऑफ बिलीफ, they could not accept religion blindly after Darwin, yet could not fully abandon it. This created the defining tone of Algate doubt। ये Algate doubt वाले जो बात है ना, ये नोट कर लेना अलग से। ये क्या है कि जो इस टाइम के पोइट्स थे उनके पास एक दिक्कत थी, उनके पास दिक्कत ये थी कि वो ना तो पूरी तरह से रिलीजन फॉलो कर पा रहे थे और ना पूरी तरह से उसको अबेंडन कर पा रहे थे। तो किसके बाद, जो डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी थी उसके बाद। तो इसने एक एल्गेट डाउट फॉर्म कर दिया। जैसे कि अगर हम पोइट्स देखें, हमारे पास हैं एल्फ्रेड टेनिसन, जिनका हम की वर्क देखते हैं इन मेमोरियम या
अल्सेसमोंट, ये वाले देखते हैं ना, तो इसका जो डिफाइनिंग आइडिया था वो ये था, फेथ वर्सेस डाउट, ग्रीफ एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो ये जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा कि फेथ वर्सेस डाउट, रीज़न वर्सेस सॉल्यूशन, या साइंस वर्सेस कॉन्साइंस, वो वाली जो चीज़ें हमने देखी वो ऐसे में ही देखने को मिलेंगी, ठीक, इनके वर्क्स के थ्रू ही देखने को मिलेंगे। जैसे फेथ वर्सेस डाउट का किनके वर्क में देखने को मिल रहा है, टेनिसन के। रॉबर्ट ब्राउनिंग, माई लास्ट टचेस, पोर्फिरिया लवर, द रिंग एंड द बुक। ये इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। इसको हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी बस ऐसे आइडिया ले लो कि ये इनकी जो पोइट्री है वो अलग क्यों मानी जा रही है ना, ये क्या सफ़र कर रही है। मैथ्यू आर्नोल्ड का डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी एंड थायरेसिस, मेलनकली ऑफ द मॉडर्न मैन, सी ऑफ फेथ एविंग। इनके भी जब हम वर्क्स पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी पता है हमारा एक तो दिक्कत क्या है, हमारा पूरा यहाँ पे कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो हमारे पास सेटअप नहीं है, आज हमारे पास सेटअप नहीं है। दूसरी बात, आज 9वीं वाला दिन है और कंसिस्टेंसी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, तो वी हैव टू मैनेज, और हम मैनेज कर रहे हैं, है ना। भले ही गिरते बढ़ते चलें, बट हमको चलते रहना है, हमारा यही काम है। ज़िरिन मैनले हॉपकिंस, इनका क्या है, द विंड होवर, गॉड्स ग्रेट न्यूर, पाइड ब्यूटी, ये किससे रिलेटेड है, स्प्रंग रिदम, इनस्केप एंड इंस्ट्रेस, स्पिरिचुअल इंटेंसिटी। क्रिश्चियन रोजेटी का अगर मैं देखूँ, गॉबलिन मार्केट और रिमेंबर, तो इसमें हमें डिवोशनल और फेमिनिस्ट अंडरटोन्स देखने को मिली है। आई डोंट नो वेयर इज माई ग्लूकोज, पहले मेरे को लेना ही पड़ेगा वरना मैं ऐसे ही ओके बेटर। असल में क्या है कि मैडम का बीपी बहुत लो रहता है तो मैडम को दिक्कत हो जाती है, मैडम बोलते बोलते चुप हो जाती हैं। चलो कोई नहीं, संभाल लेंगे, हम संभाल रहे हैं, आप भी संभाल लोगे, ठीक है। हॉपकिंस के बारे में आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ओहो दिक्कत में दिक्कत होती है। हॉपकिंस के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो हैं वो एक जिससे प्राइज्ड हैं, जिनकी पोएम्स बाद में पब्लिश हुई हैं, ठीक है। किनने पब्लिश की हैं, रॉबर्ट ब्रिजेस ने पब्लिश किए हैं। ही इन्वेंटेड स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम क्या होता है, जो यहाँ पे मैं आपसे कह रही थी कि अभी हम बताएंगे स्प्रंग रिदम, इनस्केप एंड इनस्ट्रेस। तो इनके बारे में क्या है कि एक तो बात है कि ये प्रीस्ट थे, ठीक। इनकी पोएम इनके बाद पब्लिश हुई है, मतलब इनके गुजर जाने के बाद पब्लिश हुई है। किसने की है, रॉबर्ट ब्रिजेस ने की है। इन्होंने क्या इन्वेंट किया, स्प्रंग रिदम किया। स्प्रंग रिदम इन्वेंट किया, इसका क्या मतलब होता है, एक एक्सप्रेस बेस्ड मीटर अनलाइक ट्रेडिशनल प्रोसेडी, ठीक। इनका जो कॉन्सेप्ट है इनस्केप वाला, इनस्केप का मतलब है द यूनिक इनर फॉर्म ऑफ अ थिंग, मतलब एक चीज़ की जो उसके अंदर की जो खासियत होती है वो क्या है, इनस्केप। और इन स्ट्रेस क्या है, द एनर्जी डेट होल्ड्स डेट फॉर्म, उस फॉर्म को जो देखो सिंपल भाषा में आपके अंदर की जो खासियत है वो क्या है, इनस्केप। उस खासियत को आपकी जो एनर्जी होल्ड कर रही है वो क्या है, इन स्ट्रेस। बस इतनी बात समझ लो। ये वो चीज़ें हैं जो आपको ऐसे जल्दी देखने का नहीं मिलेंगी, पेड क्लास में लगेंगी, मिलेंगी, समझ रहे हो। तो अगर आपको यहाँ मिल रही हैं तो याद कर लो, समझ लो। ये थोड़ी सी गहराई वाली चीज़ें हैं, बट दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि मैं थोड़ा सा सही महसूस नहीं कर रही हूँ, बट और मेरे पे टाइम भी नहीं है कि अभी मैं ये वीडियो पॉज करके फिर अगले दिन डालूँ, नहीं। आज का मतलब आज। विक्टोरियन ड्रामा अभी हमने नॉवल देख लिया, पोइट्री देख ली, अब हम विक्टोरियन ड्रामा देख रहे हैं जो वीकेस्ट है। पहले वीकेस्ट जॉनरा था, बाद में स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ। कैसे हुआ, अर्ली विक्टोरियन ड्रामा वॉज पुअर मेड मेलोड्रामा, जिसमें मेलोड्रामा ज़्यादा था, और
पहले वाला जो अर्ली विक्टोरियन ड्रामा था वो अच्छा नहीं था, बट बाय द 1890s ड्रामा ट्रांसफॉर्म ड्रामेटिकली। उसमें पन ऐड कर दिया गया। पन का मतलब किस किस को मालूम है? मालूम है तो एक बार कमेंट डाउन कर दो। देखो जब मैं कहा करूँ किस किस को मालूम है, तो जैसे क्लास के बच्चे होते हैं ना, यस मैम यस मैम यस मैम, वैसे कूद के कमेंट डाउन कर दिया करो, जिससे जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो शर्म के मारे ना पूछ रहे हो, उन्हें भी पता लग जाए। ठीक है, भला करो तो भला होगा। ठीक है। ऑस्कर विल्डे ब्रॉड वेट एंड सोशल सटायर। वहीं पे वर्नेट शॉ जो थे वो, जिनका भी काम बाद में पब्लिश हुआ, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल डिबेट को लेके आए। विल्डे प्लेस एसेंशियली क्रिटिक्स ऑफ विक्टोरियन हिपोक्रेसी डिस्गाइज्ड एज कॉमेडीज। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अगली बात कर रहे हैं हमारे जो कुछ प्ले राइट्स हैं, लाइक ऑस्कर विल्डे, जिनका आपको की प्ले याद रखना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। मुझे लगता है ये आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है जस्ट अ मिनट। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसका ये जो की प्ले है ये आपको याद रखना है। इसमें सिग्निफिकेंस क्या है कि इट सेटराइज ऑफ विक्टोरियन क्लास आइडेंटिटी, एपिग्राम्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक, ये सेटराइज कर रहा है विक्टोरियन क्लास की जो आइडेंटिटी है उसको, उस टाइम की चीज़ों को, और ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स में गिनी जा रही है। अगले जो हमारे पास है, ऑस्कर विल्डे एन आइडियल हस्बैंड लेडी विंडरमेयर्स फैन। इनका आप देखोगे वर्क में सोशल हाइपोक्रेसी है, मॉरल कॉम्प्रोमाइज़ है। और वहीं अगर मैं बात करूं आर्थर विंग पाइनरो की, तो इनका जो वर्क है द सेकंड मिसेस टेनकरे, ये एक प्रॉब्लम प्ले की तरह देखा जाता है, जिसमें एक वुमेन दिखाई जा रही है उनके पास्ट के साथ। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप प्रॉब्लम प्ले नहीं जानते हैं, आप एपिग्राम्स नहीं जानते हैं, आप अगर ये जो लिखा और कुछ बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ज़रूरत है फाउंडेशन बैच जानने की। फाउंडेशन बैच आपको ख़रीदना नहीं है, साफ सीधी बात, पैसे नहीं देने हैं, फाउंडेशन बैच ख़रीदना नहीं है। फाउंडेशन प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें, प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब वहाँ पे जाओ और देखो, एक आपको वीडियो दिखेगी, इंटरकनेक्टिविटी होगी, जिसमें सारे पूरा आपको इंटरकनेक्शन बताएगी, पूरा लिटरेचर कनेक्टेड कैसे है। जो आप क्रिटिसिज्म अलग पढ़ते हो, हम ब्रिटिश अलग पढ़ते हो, ठीक है, और लिंग्विस्टिक अलग पढ़ते हो, तो अलग अलग नहीं पढ़ना होता है, वो एक साथ ही होता है। क्या होता है, क्या कनेक्टिविटी है, वो वहाँ से देख लो जाके, वहाँ से समझ लो, इन केस आप अगर आपको नहीं पता है। अगर मैं बात करूँ विक्टोरियन नॉन फिक्शन की, तो ये द एज ऑफ ऐसे रहा है। विक्टोरियन में नॉन फिक्शन सबसे ज़्यादा आया है, और इनके की थिंकर्स जो रहे हैं वो थॉमस कार्ले रहे हैं, जिसमें उनका जो आपको वर्क देखने को मिलेगा वो मिलेगा सार्टर रेस्ट्रस पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसमें कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, हीरो वर्कशिप थ्योरी, और इन्होंने यूटिलिटरिज्म को अपोज किया है। ठीक, जॉन रस्किन, जिसमें आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न पेंटर्स, द स्टोन्स ऑफ वेनिस, जिसमें आर्ट क्रिटिसिज्म लिंक टू मॉरलिटी, जो एक गॉथिक रिवाइवल भी है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको गॉथिक जो मैंने फ्रैंकेस्टीन वाला पढ़ाया था, बताओ फ्रैंकेस्टीन की राइटर कौन है, बताओ। मैथ्यू आर्नोल्ड, जिनका कल्चर एंड एनार्जी वर्क है 1869 का, जिसमें कल्चर और एनार्जी के बारे में बताया गया है। मतलब एक आप ऐसे समझ सकते हो कि एक वो रहता है कि कल्चर और एनार्जी वर्सेस वाला, कि टक्कर हो जाए आज, वो वाला कल्चर वर्सेस एनर्जी, सडनेस एंड लाइट, फिलिस्टीन्स वर्सेस बारबारियंस, टच स्टोन मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म जिन्होंने बेसिक पढ़ा है मेरे से, उनको टच स्टोन मेथड मालूम होगा। जिनको मालूम है एक बार कमेंट डाउन कर दो, और जिनको नहीं मालूम है उनका भला कर दो प्लीज़। वोल्टर पेटर क्या है? वोल्टर पेटर हैं स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसांस, इनका वर्क है, जिसमें आर्ट फॉर आर्ट्स सेक और हार्ड जेम लाइक फ्लेम इन्फ्लुएंस्ड एस्थेटिक मूवमेंट, ये बात हमने जानी है। वहीं भी जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनका वर्क है ऑन लिबर्टी, जिसमें हम यूटिलिटरिज्म और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये दोनों देख रहे थे। अब बात ये है ना कि जो जो आपका मेन बात है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ,
है ना, जहाँ पे आपको डेप्थ की ज़रूरत है कि हाँ ये तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो वो तो मैं आपको कराती जा रही हूँ, वरना जो आपका बहुत कम कम है वो नहीं बता रही हूँ। क्यों नहीं बता रही हूँ? क्योंकि वो काम का नहीं है। और जो जो काम का है वो बताऊँगी ज़रूर। वो अगर आपको तुरंत नहीं बताया इसका मतलब ये नहीं कि बताऊँगी नहीं, इसी वीडियो में बताऊँगी, बट थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करो। अभी जब मैं आपको ये टेबल बना के लाई हूँ, तो क्यों लाई हूँ कि अभी आपको एकदम ये ना लगे अरे इतना ज़्यादा, क्योंकि ये सोना चांदी पैसा तो है नहीं जिसको देख के आप खुश हो जाओगे, है ना। आपको तो वैसे ही पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। तो बात ये है कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें अभी आपने देख ली कि अच्छा इनसे ये रिलेटेड है, अच्छा इनसे ये रिलेटेड है, अच्छा इनसे ये रिलेटेड है। अब आओ डिटेल में, धीमे धीमे। डिटेल में कैसे आओगे? आप देखते हैं हम कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं बेटा। इसमें आ रहा है हमारा ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग। ब्राउनिंग्स का ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है अ पोएम नरेटेड बाय अ सिंगल फिक्शनल स्पीकर एट अ ड्रामेटिक मोमेंट। एक पोएम जो एक सिंगल फिक्शनल स्पीकर के द्वारा नरेट की गई हो एक ड्रामेटिक मोमेंट पे, डैट इज ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक मोनोलॉग। द स्पीकर इनएडवर्टेंटली रिवील्स देयर करेक्टर, जैसे माय लास्ट टचेस में हमने देखा था ड्यूक ऑफ फेरेरा रिवील्स हिज पॉसेसिवनेस, वो वाली क्या होगी? ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया। और जिनसे मैंने अभी कहा था कि बेटा आप ये कमेंट डाउन कर दो, तो आधे बच्चों को लग गया होगा आप तो ये बताएंगे ही नहीं। मैं भी बताऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है वो बच्चे भी ऐसे हैं कि उनको आता होगा फिर भी वो कमेंट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हाथ थक जाएंगे, उनके हाथों में मेहंदी लगी है। चलो, आर्नोल्ड्स टचस्टोन मेथड ये कहता है कि इनका जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट चल रहा था, है ना, तो उसमें मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना था कि किसी भी पैसेज को, किसी भी वर्क को अगर तुमको उसको क्रिटिक करना है और उसका आपको रिव्यू करना है, तो उसको ऐसे पैसेज से कंपेयर करो जो अपने आप में मास्टर हो, समझ रहे हो, या वो मास्टर पोइट्स के द्वारा लिखा गया हो। कंपेयर एनी पैसेज टू टच स्टोन लाइन्स फ्रॉम मास्टर पोइट्स लाइक होमर, डांटे, शेक्सपियर, मिल्टन टू जज लिटरेरी क्वालिटी। उसकी लिटरेरी क्वालिटी जानने के लिए एक मास्टर पीस से आपको उसे कंपेयर करना है, ठीक। पेटर्स आर्ट फॉर आर्ट से क्या है? आर्ट नीड्स नो मॉरल जस्टिफिकेशन। इनका कहना था कि आर्ट को कोई मॉरल जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ओनली एस्थेटिक एक्सपीरियंस मैटर्स। केवल एस्थेटिक एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। कॉन्क्लूज़न क्या है? कॉन्क्लूज़न ऑफ द रेनेसांस टू बर्न ऑलवेज विद दिस हार्ट जम लाइक फ्लेम। आ गया समझ में? कॉन्क्लूज़न ऑफ द रेनेसांस, ये अब किसी को समझ आ रहा है द रेनेसांस है क्या यहाँ पे? नहीं आ रहा है? आना तो चाहिए बेटा, इतना पढ़ा रही हूँ मैं आपको, छठा दिन हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। चलो, टेनिसन का अगर हम देखें, पोइट लॉरियट 1850 टू 1892, जिनको आप कहते हैं, इनका जो वर्क है इन मेमोरियम रिटन ओवर 17 ईयर्स फॉर आर्थर हेनरी हेलम। अब ये पूछ लेते हैं कि कितने साल में लिखा, किसके लिए लिखा, तो याद रखना, ठीक है। कहाँ पहुँच जाते हैं हम यहीं पे थे, देखो हम यहीं पे थे। टेनिसन हमने पढ़ लिए थे। अब हम आ गए डोवर बीच पे। डोवर बीच किसका है? आर्नल्ड। इनका क्या कहना है? द सी ऑफ फेथ वॉज, इसमें एक वो है, आप ये जब पढ़ोगे तब आप जानोगे। आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, ये बताओ। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुट, ये मोस्ट फेमस विक्टोरियन एक्सप्रेशन है स्पिरिचुअल क्राइसिस का। इसको आपको डेप्थ में पढ़ना है, डोवर बीच को। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये होमवर्क में पढ़ना है, फिर मुझे आगे बताना है आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हॉपकिंस स्प्रंग रिदम क्या है? हॉपकिंस का स्प्रंग रिदम अभी मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पे ईच फुट बिगिनस विद अ स्ट्रेस्ड स्लेबल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अनस्ट्रेस्ड स्लेबल। अब ये बहुत ऐसे ना रूल बाउंड वाली बात आ जाती है कि इसमें हर चीज़ ऐसा शुरू होनी चाहिए, वैसा होनी चाहिए, तो इसको आप ऐसे बस याद ही कर लो कि एक ऐसी रिदम जिसमें हर एक ईच फुट बिगिनस विद अ स्ट्रेस स्लेबल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अनस्ट्रेस स्लेबल। वहीं जॉर्ज इलियट का, जिनका पेन नेम था मैरी एन इवेंस,
ये यूज़ करती थी मेल पेन जिससे सीरियसली ली जाए। समझ रहे हो, हालत देख रहे हो पहले की, अब की भी देख लो, अब क्या ही देखोगे। चलो अगला पढ़ते हैं। प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, जिनको आप 1848 का वर्क, जिसमें आप देखते हैं रोजेटी मिलियंस हंट रिजेक्ट रेफेल सॉर्ट मीडिएबल प्योरिटी इन आर्ट एंड पोइट्री। अब मुझे ये बताना है, ये आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो बस जो जो मैं आपसे पूछूं ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो अगर नहीं पढ़ा हुआ अगर है तो बस समरी देख लिया करो जाके, बट देख लिया जाको, ठीक। एस्थेटिक मूवमेंट क्या है? 1880 से 90 तक का चला था, जिसमें विल्डे पेटर बेर्डस्ले हमको देखने को मिले थे, और इनका कहना था आर्ट फॉर आर्ट सेक्स, और आर्ट फॉर आर्ट सेक्स अभी मैंने आपको पढ़ाया है, जिसका मतलब क्या था कि आर्ट नीड्स नो मॉरल जस्टिफिकेशन, ठीक। ओनली एस्थेटिक एक्सपीरियंस, एस्थेटिज्म का ही पार्ट है कि आर्ट नीड्स नो मॉरल जस्टिफिकेशन, ओनली एस्थेटिक एक्सपीरियंस मैटर। जैसे आजकल लोग कुछ भी जो भी एस्थेटिक बना देते हैं उससे कहते हैं दिस इज़ आर्ट, दिस इज़ आर्ट, बस वही बात इन्होंने कहा है, ठीक है। हार्डी वेसिक्स, जो फिक्शनल कंट्री बेस्ड ऑन डॉर्सेट, सेटिंग फॉर द मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स, जिनका आप वो वाला देख सकते हैं, ज्यूड द ऑब्सक्योर और टेस वाला, मतलब आपने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, टेस। चलो हाँ, पीवाई के तो जान ही लो कि कैसे आते हैं। पीवाई के वैसे आते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड्स के क्रिटिसिज्म पे आते हैं, जिसमें आपको टच स्टोन मेथड देखने को मिलेगा। ब्राउनिंग से ड्रामेटिक मोनोलॉग पे देखने आते हैं, इनकी फॉर्म पूछ लेते हैं, इससे रिलेटेड वर्क पूछ लेते हैं, टेनिसन का थीमेटिक कंसर्न पूछ लेते हैं, और हॉपकिंस का टेक्निकल इनोवेशन पूछ लेते हैं। इतना आपकी थीम रहती है। अब कंपैरिजन कैसे करोगे? कंपैरिजन ऐसे कर लो कि इनके फेमस वर्क है, इनकी थीम्स हैं, और ये नॉवेलिस्ट है ना। मेजर जो नॉवेलिस्ट हैं उनको देख लेते हैं। मेजर नॉवेलिस्ट पहले हमारे चार्ल्स डिकेंस हमने जैसे पढ़े, इनके फेमस वर्क्स आपको अभी मैं इतनी बार बता चुकी, फिर से बता दे रही हूँ। हार्ड टाइम्स हो गया, डॉम्बे एंड सन हो गया, ब्लीक हाउस हो गया, ओलिवर ट्विस्ट हो गया, ग्रेट एक्सपेक्टेशन हो गया। इतने में से आपने ग्रेट एक्सपेक्टेशन तो पढ़ा होगा, इतनी उम्मीद मैं कर सकती हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से। पढ़ा तो आपने ओलिवर ट्विस्ट भी होगा, है ना। इसमें थीम क्या रही है? इसमें थीम ये रही है कि सोशल क्रिटिसिज्म, कैरिकेचर, सीरियल फॉर्मेट, ब्लिंडिंग्स रोमन, चेंसरी कोड क्रिटिक। अच्छा मुझे ये बता दो, ये जो ब्लिंडिंग्स रोमन है इसका मतलब बता दो मुझे, कल पढ़ाया है मैंने, सुना दूंगी अगर नहीं बताया, सुना दूंगी मतलब सुनाना है मुझे, आप सुनाओ, मतलब बताओ आप। हाँ क्या मेरा कि कल पढ़ाया आज याद नहीं है आपको? क्या बात है, दिक्कत क्या है? जॉर्ज इलियट में क्या है? मिडल मार्च है, द मिल ऑफ द ऑन द फ्लॉस है, स्लास मार्नर है, एडम बेटे है। अभी क्या है, अभी तो हम आपको बस ऐसे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम आप पे स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं कि चलो बच्चा है, आज नहीं तो कल याद कर लेगा, बट अभी जब हम ये कोर्स कंप्लीट करके इसी मास्टर सीरीज़ में जब हम रिवीजन और पीवाईक्यू पे आएंगे बैक टू बैक, तब बच के नहीं बचना पाओगे बेटा। थॉमस हार्डी का जो हम ये देख रहे थे, टेस्ट ऑफ द डी अर्बिलस, मुझे नहीं मालूम आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा अपने कोर्स में। ज्यूड द ऑब्सक्योर, फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड, द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज। इनकी थीम वही थी, ट्रेजिक फेट, नेचर, रूरल इंग्लैंड, पेसिमिज्म और डिटर्मिनिज्म। वहीं चार्लेट ब्रॉन्टे, जो इनका वर्क आपको देखने को मिल रहा है, जैन आयर, जिसमें आप फेमिनिस्ट, इंडिविजुअलिज्म, गॉथिक रोमांस और फर्स्ट पर्सन वॉइस देखते हैं। एमिली ब्रॉन्टे का आप क्या देखते हैं? व्यूदरिंग हाइट्स, जिसमें आप देखते हैं कि पैशनेट डार्क रोमांस है, गॉथिक, यॉर्कशायर, मोर्सेट, साइकी। एलिजाबेथ गेस्किल का आप क्या देखते हैं? नॉर्थ एंड साउथ, मैरी वार्टन और क्रैनफोर्ड। ये सारे नाम से जो आपको बस इतनी बार पढ़ लो कि आपको बस नाम पढ़ के समझ आ जाए, अच्छा ये तो इनने लिखा है तो इसकी थीम यही होगी, क्योंकि आप हर एक की कहानी थोड़ी याद रखोगे, तो ये थीम याद कर लो कि अच्छा एलिजाबेथ गेस्किल का काम आया है, नॉर्थ एंड साउथ, मैरी वार्टन, क्रैनफोर्ड, तो इसकी थीम रही होगी इंडस्ट्रियल पॉवर्टी, नॉर्थ साउथ डिवाइड या वुमेंस लाइफ। समझ रहे हो? जैसे
वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ के आपको तुरंत लग जाता है अच्छा उनका तो फेमिनिस्ट राइटिंग रही होंगी, है ना, ऐसा रहा होगा, तो वैसे ही समझ लो बस। ठीक, ये सारे आप एक बार पढ़ते चले जाओ और चीज़ें याद हो जाएंगी। अगली, आर्नोल्ड वर्सेस पेटर, क्रिटिकल वॉर ऑफ आइडियाज़। मैं आपको दे दूं कि इनका वो कहाँ पे था, तालमेल कहाँ बिगड़ रहा था। वो इसलिए बिगड़ रहा था कि मैथ्यू आर्नोल्ड और वॉल्टर पार्टे, इनका जो प्राइमरी वर्क्स हैं, पहले वो देखो, इनके प्राइमरी वर्क्स ये हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड का कल्चर एंड एनर्जी ऐसे इन क्रिटिसिज्म, और वहीं वॉल्टर पार्टर का द रेनेसांस मेरियस द एपिक्यूरियन। इतना हो गया। अब इनका नज़रिया आ गया था, इनका नज़रिया यह था कि मैथ्यू आर्नोल्ड जो हैं वो कहते हैं कि आर्ट शुड प्रमोट कल्चर मॉरल अपलिफ्ट। आर्ट जो है वो प्रमोट करना चाहिए कल्चर, मतलब ऐसी होनी चाहिए जो कल्चर को प्रमोट करे, मॉरल अपलिफ्ट करे। बट वेल्टर पार्टर का क्या कहना था कि आर्ट प्योरली फॉर एस्थेटिक प्लेजर, कि इंसान को आर्ट प्लेजर देनी चाहिए, खुशी देनी चाहिए, इंसान की रूह को खुश करना चाहिए। ये नहीं है कि वो ज्ञान दे रही है, समझ रहे हैं। फेमस फ्रेज क्या है इनका, है स्वीटनेस इन लाइफ फ्रॉम स्विफ्ट, और इनका है हार्ट जैम लाइक फ्लेम। इतना याद रखो। क्रिटिकल मेथड क्या है इनका, टच स्टोन मेथड है, जो कह रहे हैं कि क्लासिक से कंपेयर कर लो। और इनका इम्प्रेशनिस्टिक है, मतलब रिकॉर्ड वंस ओन सेंसेशन। ये कह रहे हैं किसी से कंपेयर मत करो, किसी से मत करो, एक हर बंदे की अपनी सेंसेशन हो सकती है, उस पर बंदा लिख सकता है, तो क्यों इतना कुरेदना है। इन्फ्लुएंस ऑन न्यू क्रिटिसिज्म, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं न्यू क्रिटिसिज्म में, कल्चरल स्टडीज़ में, और ये किस पे कर रहे हैं, ऑस्कर वाइल्ड और एस्थेटिक मूवमेंट पे। सोशल क्लासेस क्या हैं इनकी, आप कह सकते हैं फिलिस्टीन, पॉपुलर और बारबेरियंस, जो रिलेटेड है एरिस्टोक्रेसी और वर्किंग क्लास से, बट नॉट कंसर्न विद सोशल यूटिलिटी, क्योंकि वो कह रहे हैं इंसान खुद के प्लेजर के लिए लिख रहा है, क्या सोशल क्लासेस में बांटें, क्या करें। की मूवमेंट्स जो हैं, जो इनके डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, वो ये याद रखने हैं, जो आपके कुछ मूवमेंट्स हुए थे वो ये हुए थे कि देखो किस किस टाइम पे हुए, ये लिखा हुआ है। एक तो की फिगर्स इसमें कौन कौन थे, ये लिखा हुआ है। फीचर्स क्या थे, ये लिखा हुआ है। चलो अब पढ़ते हैं एक एक मूवमेंट। जो प्री रेफिलिस्टिज्म है, जो 1848 से 1860 तक चला है, उसके की फीचर क्या रहे हैं कि इसमें मीडिएवल थीम्स दिखाई गई हैं, इंटेंस कलर्स, नेचर डिटेल और मॉरल अर्नेस दिखाया गया है, जिसमें W.H. हंट हैं, मेलियस हैं और D.G. रॉसेटी हैं। वहीं एस्थेटिक मूवमेंट में क्या हुआ कि जो 1880 से 1890 तक चला, उसमें हम बात कर रहे थे कि एस्थेटिक प्लेजर के लिए होनी चाहिए, रिजेक्शन ऑफ मॉरलिज्म था, आर्ट फॉर आर्ट सेक्स के लिए सेंसरी प्लेजर वाली बात थी, ये नहीं था कि वो ये किसी को जजमेंट देगा। ठीक, ओह सॉरी आई फॉरगॉट कि रिकॉर्ड अभी मेरे हाथ से हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो अब ये वीडियो एडिट भी नहीं होगी, जो भी आपको दिखा वो देख लेना, बस बता देना क्या दिखा। चलो इसके की फिगर्स आपको मालूम ही है, स्विनबर्न, वर्ड्सले, पेटर और विल्डर। ठीक, नेचुरलिज्म एक मूवमेंट आया था 1880 से 1900 तक का, जिसमें साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, हेरिडिटी, इन्वायरमेंटल शेप करेक्टर्स आ रहे थे, जो बाद में हार्डी और गिसिंग रिलेटेड की फिगर्स थे। जिसमें डिकेंडेंस आया है 1890s में, जिसमें आर्टिफाइज डीजेनरेसी, एंटी विक्टोरियन मॉरलिटी आई थी, वेल्डे, डाउनसन और जॉनसन थे, जिससे समझ लो कि चीज़ें ख़त्म होने लगी और नई एरा आने वाली थी। तो विक्टोरियन फ्लोचार्ट एक बार ऐसे आसानी से समझ लेते हैं कि रोमांटिक लेगेसी जो चल रही थी, जिसमें इमोशन और नेचर दोनों चल रहा था, उससे क्या हुआ, अर्ली विक्टोरियन पीरियड आया कि अब भाई सोशल रिफॉर्म लाएंगे, अब भाई सोशल रिफॉर्म लाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे। उससे मिड विक्टोरियन पहुँच गए, डाउट और कॉन्फिडेंस
होते होते डार्विन का इम्पैक्ट आ गया, जिससे क्या हुआ, क्राइसिस आ गई। 1859 क्राइसिस आ गई। लोगों को लगा अच्छा ये वो फलाना फलाना फलाना, जो अभी इतनी देर से समझा रहे थे वही फलाना। फिर एल्गी और डाउट के चलते साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी चला, जिसमें इलियट आए, है ना। फिर हार्डी पेसिमिन का फेट और नेचर वाली बात आई। फिर एस्थेटिक रिवोल्ट के साथ 1890 का डिकेंडेंस आते आते हमारी एंड ऑफ द सेंचुरी एंजाइटी हो गई, फिंडेसिटी, और मॉडर्निज्म हमारा उभर के आ गया। ऐसे हमारी बातें चली हैं। विक्टोरियन सोसाइटी टूट गई, नॉवल ने एक्सपोज किया ट्रुथ को, इतनी बात हुई। इसके बाद हमारी चीज़ें टूटते कहाँ आ गई, मॉडर्निज्म पे आ गई। समझ गए इतनी बातें थी। आ गया समझ में कि कहानी चल कैसे रही है। आर्नोल्ड्स का क्रिटिकल फ्रेमवर्क क्या था कि लिटरेचर एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ को डिसइंटरेस्टनेस के साथ मतलब देखा जाए, और टच स्टोन मेथड यूज़ करके एक चीज़ सोची जाए कि ये कल्चर को बेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब हमारे पास कुछ PYQs हैं आपके लिए, और ये वाला टॉपिक इतना बड़ा नहीं था और इतना कुछ खास भी, मतलब जो मेन चीज़ें थी वो हमने आपको करा दी हैं, और इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं कुछ, क्योंकि इतने से हो जाएगा। ठीक है, इतने से हो जाने का मतलब है कि आप इतनी चीज़ें याद रखें। दिस इज़ द बेसिक मतलब इतना तो आपको आना ही है। बाकी हम जब PYQ लगाते रहेंगे, 2-4 चीज़ें जो इधर उधर आपको एक्स्ट्रा चाहिए होंगी वो हम आपको करा देंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक, आपको क्या रहना है, बस कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें अभी रहेंगी, अगर कुछ भी एक पॉइंट भी अगर कुछ मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ बताना है, तो वो मैं आपको कल बता दूंगी, वरना आज के लिए तो हो गया। ठीक, मैथ्यू आर्नोल्ड्स का कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइंटीग्रेटेडनेस, दिस कितनी इजी, मतलब बात ये है ना कि इंसान जब फिजिकली इल हो ना, तो वो मेंटली इल भी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है। तो अब मैं बात कर रही हूँ मैथ्यू आर्नोल्ड्स के जो कॉन्सेप्ट है डिसइंटरेस्टेडनेस। अब उसको मैं 4 बार बोलूँगी, फिर भी मैं अलग अलग बोलूँगी। क्यों बोलूँगी? क्योंकि मेरे अंदर नमक की कमी हो रही है। नहीं बेटा, हो जाता है मेरे साथ, इतना तो आप जान गए हो। बट वी हैव टू ओवरकम दिस एंड वी विल। ठीक, मैथ्यू आर्नोल्ड्स का जो भी कॉन्सेप्ट है डिसइंटरेस्टेडनेस का, उस गॉड ओ सॉरी यार, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग, बट द थिंग इज़ कि हम सब एक जर्नी में हैं, और हम सबकी जर्नी बहुत अलग अलग है, कि हम अलग अलग फेज़ ऑफ लाइफ में अलग अलग चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो मैं विदाउट फ़िल्टर इसलिए रखना चाहती हूँ कि इन केस कि आगे चीज़ें जैसे भी होंगी, आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ कि इंसान को ये दिखाना चाहिए कि उसके अंदर खामियां भी हैं। मैं खामियां छुपाना नहीं चाहती। ठीक है, तो जो भी है ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। सारे आंसर्स हमारा ये रूल चला आ रहा है कि आपको जो भी PYQs कराए जाएंगे उनके आंसर्स आपको कमेंट डाउन करने हैं। ठीक है, उसके आंसर्स मैं कराऊंगी, ये सब कराऊंगी, लेकिन आपको कमेंट डाउन करने हैं, क्योंकि इतना मैंने पढ़ा दिया है कि आप आंसर जानते हैं। बस कमेंट डाउन करो, पार्टिसिपेट करो एक्टिवली, और क्या चाहिए हमें, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएटिक टेक्निक यूज्ड इन माय लास्ट टचेस। बताओ। देखो, हो गया। सेकंड क्वेश्चन बता दोगे? बता देना यार, तुमको तो आता है। द फ्रेज हार्ड जेम लाइक फ्लेम एसोसिएटेड बाय द विक्टोरियन एस्थेटिक मूवमेंट इज टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है? अभी मैं पढ़ा के आई हूँ, आपको जो लग रहा होगा आज आपने क्या ही पढ़ाया, तो मैंने इतना तो पढ़ाया कि आपको इसका आंसर आता है, नहीं आता बता देगा। मैंने पढ़ाया है, बताओ। अगला, ग्रैंड मेंडले हॉपकिंस प्रोसोडिक इनोवेशन स्प्रंग रिदम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये तो मैंने आपको बताया है, ये तो बताया है।
अच्छा, जॉर्ज इलियट का रियल नेम क्या था? अगला, आर्नोल्ड क्लासिफाइड इंग्लिश सोसाइटी इन कल्चर एंड एनार्जी इन 3 ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोस? बताओ। Thomas Hardy fictional country Wessex is modeled on which real English country? Eighth, which of the Victorian novel is described on its title page a novel without the hero? ये जिसे आता है उसकी तैयारी मस्त चल रही है, मतलब ये जिसे आता है, देखूं मैं किसे किसे आता है। The Pre-Raphaelite Brotherhood was founded in the year. Tenth, in Matthew Arnold's critical vocab, Hebraism and Hellenism represent respectively. ये जो ट्रिकी वाले क्वेश्चन है ना, ये जिसको आते हैं तो समझ लो तुम लोग सही राह पे चल रहे हो, ठीक है। सो दैट्स इट। इसके आंसर्स हम कल डिस्कस करेंगे और दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा और इसके आंसर्स बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। हमने एक जो विक्टोरियन पीरियड है उसके बारे में पूरा जान लिया है। ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया, चाहे हम जॉर्ज इलियट का रियल नेम की बात करें, मेजर वर्क्स की बात करें, जो जो मेन चीज़ें थी वो हमने सारी चीज़ें जान ली, ठीक। उसके साथ साथ जो कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग को कभी कभी इंटीरियर मोनोलॉग के साथ बच्चे मिला देते हैं, तो उन्हें मिलाना नहीं है, क्योंकि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वो स्पोकन टू अ साइलेंट लिसनर, वहीं जो इंटीरियर मोनोलॉग होता है वो थॉट्स ऑफ अ कैरेक्टर होते हैं, ठीक। जॉर्ज इलियट और टी.एस. इलियट को मत मिलाना, ठीक है। वन इज विक्टोरियन नॉवेलिस्ट मैरी इवेंस, अदर इज 20th सेंचुरी पोएट थॉमस स्टीरेंस इलियट। इनको मैच मतलब मिला मत देना आपस में, ठीक। और बाकी वेटेज कितना है वो आप देख सकते हो कि विक्टोरियन क्रिटिसिज्म जो आर्नोल्ड और पेटर वाला जो मैंने आपको टेबल दी है उसको एक बार ध्यान से पढ़ना। क्यों पढ़ना? क्योंकि इससे और विक्टोरियन नॉवल सिर्फ दोनों से मिलके 15-20% आता है, तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्विक रिवीजन आपके लिए एक कार्ड है, अगर आप ये देखना चाहें तो देख लीजिए, आप सब समझ जाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक। इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलो, साथ में मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में हमने रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू कर दिया है। आफ्टर कंप्लीटिंग टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन, हमने तीसरी यूनिट ये स्टार्ट कर दी है। तो अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि पेपर 1 कहाँ से करूँ, पेपर 2 कहाँ से करूँ, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। तो आपको करना है, कंसिस्टेंट रहना है, पूरे दिन में आधा घंटा पेपर 1 को दे दो इस लेक्चर के हिसाब से, और 1-1.5 घंटा इस पेपर 2 को दे दो, मतलब पूरे दिन का 2 घंटा आप मुझे दे दो। उसके बाद अपने आप जितना रिवीजन कर पाओ उतना रिवीजन करो, आपके लिए वेल एंड गुड है। और इतना आप अगर कर रहे हैं तो यकीन मानिए नेट JRF आपका है, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर रिसर्च पढ़ना है तो पढ़ लो, सब प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है, इसके भी क्वेश्चंस मैं देती हूँ, इसके क्वेश्चंस पे आपको आंसर करने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल द डोज यू नीड। ओके, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी पढ़ाई के लिए कह दो कि भाई जग जाओ और पढ़ लो, साथ में मस्ती करने के साथ साथ में पढ़ाई भी कर लिया करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। भाई लाओ मेरा इलेक्ट्रॉल, लाओ ग्लूकोज।